2024 का चुनाव पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने जा रही है। आपको क्या लगता है कि अभी केंद्र में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार हो, आपके पास सीबीआई हो, आपके पास ईडी हो, आपके पास तमाम सरकारी जो तंत्र हो, किसी को डरा करके आप अपनी तरफ ले लें जांच के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम? पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इनकी तरफ कभी 1% कभी देख ही नहीं सकता। वो बात अलग है, कुछ लोगों को इन्होंने प्रलोभन दे करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। इनके कुछ नेता भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मुसलमान कभी इनको वोट नहीं करेगा। आप बताइए, जनेश्वर मिश्रा पार्क, कोई एक पार्क इन्होंने बनाया है? कोई एक रोड बनाया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार की देन है। JPNIC समाजवादी सरकार की देन है। जनेश्वर मिश्रा पार्क समाजवादी पार्टी की देन है। मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है। स्टेडियम समाजवादी पार्टी की देन है। IT सिटी समाजवादी पार्टी की देन है। कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादी पार्टी के, मेदांता को लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ भी किया है इन 10 सालों के अंदर तो सिर्फ विदेश के दौरे किए हैं और देश का पैसा विदेशों में खर्च करने का काम किया। इसके अलावा कुछ इन्होंने काम नहीं किया। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इस बार कितना अलग होने वाला है 2014 और 2019 से, यही जानने के लिए इस समय है हम लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। यहाँ तमाम समाजवादी कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरह से वो NDA को चुनौती देने के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच क्या कर रहे हैं। मैं रामकरण निर्मल हूँ, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। अभी की क्या स्थिति है पार्टी की चुनाव को लेकर? देखिए, पार्टी लगातार देश में जिस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी ने जो क्रिएट किया है, चाहे वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपना ED CBI जितने भी उनके पास सरकारी तंत्र उन्होंने लगा करके उनको डराने को और धमकाने का काम किया है। और जब से विपक्ष इकट्ठा हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और अनर्गल बयानबाजी कर रही है। वो इंडियन को कहीं कुछ और बोलने का काम कर रही है। अभी तो योगी जी ने कल कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से कि अजय सिंह बिष्ट नाम था उनका, उन्होंने योगी रख लिया तो क्या योगी बन गए क्या? वो अपना जो योगी का काम है उसको छोड़ करके वो राजपाट का काम कर रहे हैं। ये योगी का काम है। नाम बदलने से अगर कुछ नहीं होता तो आपने क्यों नाम बदला इलाहाबाद का? आपने क्यों नाम बदला फैज़ाबाद का? आप नाम बदलने में माहिर है। आपने क्यों लोक भवन का नाम बदला? आपने कान्हा स्टेडियम का नाम बदल कर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी रखा? आपने कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर क्यों कल्याण सिंह रखा? काम आपने एक नहीं किया, नाम बदलने की पट्टी आपने लगाई पूरे प्रदेश में। नाम बदलने में आप माहिर हैं और नफरत की राजनीति आप करते हैं। जिस तरह दलितों को, पिछड़ों के हक और आरक्षण को खाया गया, उनके हक और हुकूक को खाया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, कस्टडी में हत्याएं की जा रही हैं। और योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ कानून का राज है, कह रहे हैं कि यहाँ NDA जीतेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ और NDA को PDA हराएगा। PDA का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हराएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कर्नाटक में उनकी दशा बेकार है, बिहार में वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है, उनकी दशा बेकार है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि जो मुख्यमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने शिवसेना का तोड़ा, उन्होंने NCP को तोड़ा। ये डर ही तो दिखा रहा भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में जिस तरह 36% समाजवादी पार्टी ने वोट पाया है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि उत्तर प्रदेश में भी हम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है अभी की, जो मौके की परिस्थिति है, बीजेपी जिस तरह से समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों की के जो नेता हैं उनको अपने पाले में कर रही है, लगता नहीं कि पार्टी के बड़े नेताओं को खींच लिया है बीजेपी ने? आपको क्या लगता है कि अभी केंद्र में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार हो, आपके पास CBI हो, आपके पास ED हो, आपके पास तमाम सरकारी जो तंत्र हो, किसी को डरा करके आप अपनी तरफ ले लें जांच के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से? वो साफ सुथरे हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए ना। अरे साफ सुथरे हैं तो बीजेपी कौन सी साफ सुथरी है? कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि जिनको भ्रष्ट, जिस पे NCP पे उनके अजीत पवार पे जो आरोप लगा था क्या हुआ? बीजेपी के पास कौन से नेता हैं? आप देखें असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो इसमें अभी कम्युनल बने टहल रहे हैं वो कांग्रेस के हैं। आपने देखा भी किस तरह मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण हुआ, आपने देखा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोथरा कांड आप भूले नहीं हैं। तो आप दंगे की राजनीति पे, कत्लेआम की राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद टिकी हुई है। अदानी अंबानी जैसे लोग, पैसा उनका आ ही रहा है, उसके बाद मीडिया उनके साथ है, तमाम जो तंत्र है सरकारी वो पूरी तरह उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को, उनके नेताओं को झूठे मुकदमे, अभी देखिए अब तमिलनाडु में क्या हो रहा है, इसके पहले आपने TMC के साथ देखा क्या हो रहा था, आपने देखा तेजस्वी के साथ जो नाबालिग है उसको उन्होंने क्या किया है,
काम के बदले रोजगार के माने कि मामले में उनका भी FIR में नाम दर्ज है। तो क्या है, डरा नहीं कम। पुराना केस चला, लेकिन जब वो नाबालिग तो फिर नया केस हो, क्या मांग रही है, उस पर इस्तीफा मांग रही है बीजेपी। तो उनके कोई चरित्र नहीं, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने क्या वादा किया था जनता से कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। जब यहाँ 2022 का चुनाव, दिवाली और होली, गैस सिलेंडर देंगे, इतनी यूनिट बिजली फ्री देंगे, रोजगार देंगे। वो जो 6-6 हज़ार पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं सफाई कर्मी, उनको भी नौकरी में जोड़ ले रहे हैं। क्या लगता है कैसे आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं आम जनता से कि विश्वास बढ़े? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की आवाम जो है वो परेशान है। गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े, मजलूम, मुसलमान से लेकर के हर एक इंसान परेशान है। और पूरी तरह से उसने मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ करके फेंकने का पूरी तरह से मन बना लिया है। बात जो आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल सच है कि किस तरह से ये होगा। ये जो इंडिया गठबंधन बना है हमारा, भारतीय जनता पार्टी में कितनी खलबली है। देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बातें कह रहा है। इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है भाई। देश के प्रधानमंत्री हो, एक गरिमा है तुम्हारी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी भाषा शैली इस तरह से होनी चाहिए। किसी देश के प्रधानमंत्री की इस तरह से भाषा शैली होनी चाहिए जिस तरह की वो भाषा यूज़ कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, पूरी तरह से वो परेशान हैं। इस इंडिया गठबंधन जो बन गया है पूरे देश में, आप देखिएगा 100 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही इस बार। चाहे कितनी भी ताकत कर लें, लगा लें, कितना भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर किसी भी मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चाहे जितने दंगे करा लें। ये जो दंगा आप यहाँ पर देख रहे हो, मणिपुर में दंगा हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेटजी है। उस पर ना बोलना, उसको कंट्रोल ना करना, ये भी एक स्ट्रेटजी है। शायद हो सकता है उससे बड़ा दंगा ये कराना चाह रहे हो। 200 राइफलें वहाँ पे छिन गई हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई उस पर बात नहीं हो रही है। आप मीडिया वाले भी इस पर बात नहीं कर रहे हो। देश के हालात बहुत ख़राब हैं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये पूरी एक सोची समझी एक रणनीति के तहत ये भारतीय जनता पार्टी एक काम कर रही है और किसी भी तरह से यहाँ पे फ्रैक्शन करके फिर से वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर, दलित और पिछड़ों के नाम पर, फॉरवर्ड और दलित के नाम पर, इस तरह से वो किसी भी तरह हमेशा उनकी डिवाइड एंड रूल की राजनीति उन्होंने की है जो अंग्रेज करते आए हैं। ये अंग्रेज़ों की दलाली करने वाले लोग हैं। भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, वो भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होने वाली है। तो वहीं बीजेपी की जो है पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, स्नेह यात्रा करके। क्या लगता है कि इस तरह की यात्राओं से कौन ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा आम जनता से? पूरे देश के मुसलमानों को आप प्रताड़ित कर रहे हो, उन्हें डरा रहे हो, धमका रहे हो, उनकी जेल में हत्या करा दे रहे हो, उनकी हॉस्पिटल में अगर वो किसी मेडिकल के लिए आ रहे तो उनकी हत्या करवा दे रहे हो, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे थाना हो, तहसील हो, कचहरी हो, किसी भी जगह पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और आप पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हो। आप पसमानदा मुसलमान की बात करके सिर्फ आप ये बात कर रहे हो, सिर्फ ये बात कर रहे हैं। उनकी मीटिंग हो रही है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इनकी तरफ कभी 1% कभी देख ही नहीं सकता। वो बात अलग है, कुछ लोगों को इन्होंने प्रलोभन दे करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। इनके कुछ नेता भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मुसलमान कभी इनको वोट नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में 80 सीटें इस उत्तर प्रदेश में हैं। और ये जो पीडीए का नारा हमारे नेता ने दिया है, पीडीए के नारे ने और इंडिया के गठबंधन, ये दोनों मिलकर के 80 में से लगभग 70 सीटें हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी, आप देखिएगा। जो यूसीसी का जो शगुफा जो है प्रधानमंत्री ने छेड़ा है, उस पर पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी का स्टैंड क्या, पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया है। और आगे वजह क्या मानते हैं? क्या अगर इस तरह का कानून बनता है तो किस तरह की समस्याएं देश के लिए होंगी? देखिए, यूसीसी कानून का पूरे देश में सिर्फ मुस्लिम समाज ही विरोध नहीं कर रहा है, उसका विरोध सर्वल लोग भी कर रहे हैं, दलित भी कर रहे हैं, पिछड़े भी कर रहे हैं। हर तबका, हर समाज, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, नौजवान, हर एक इंसान उसका विरोध कर रहा है। पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। ये तो एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि इसका विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहा है।
इससे हर एक इंसान को- संविधान में भी तो इस चीज़ का जिक्र है कि इस तरह के कानून बनने इस चाहिए। संविधान में तो नए नए अध्यादेश ला करके ये लोग नए नए कानून बना दे रहे हैं। संविधान में तो ये भी है कि आप ज़रूरत के हिसाब आज़ादी से समय भी डॉक्टर अंबेडकर, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, ये सब उसके पक्ष में ही थे, लागू करना ही चाहते थे। सिर्फ इसी के पक्ष में नहीं थे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे उनके पक्ष में थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? इस संविधान की आप बात करो, इस देश में संविधान के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है। इस उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट चल रही है संविधान के हिसाब से। लोकतंत्र कहाँ है? संविधान का है। हाँ, स्थिति क्या है देश की? आप संविधान की बात कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हिंदुस्तान के हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को यहाँ से ख़त्म करके, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके, यहाँ राजतांत्रिक व्यवस्था लागू करके, यहाँ आरएसएस के संविधान को लागू करना चाहती है। आदित्य नारायण सोनकर, कहाँ से हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर में जो विधायक प्रत्याशी थी पार्टी से, सुषमा पटेल, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सुषमा पटेल तो मड़ियाओं से क्षेत्र से, हमारे यहाँ से तो नहीं है। हमारा किस जिले से थी? हाँ, हमारे जिले से थी। कितना? और उन्होंने बहुत गलत किया, पार्टी को छोड़कर बहुत गलत किया। पार्टी ने उनको लाया, पार्टी ने उनको सम्मान दिया। 22 में काफ़ी प्रचार भी किया था जी। अखिलेश यादव जी। जी, अखिलेश यादव जी ने उनका बहुत ही समर्थन, बहुत ही साथ दिया उनका। लेकिन ये गलत किए हैं उनके साथ, पार्टी के साथ। वो बसपा से आई, बसपा से आने के बाद उनको सपा में टिकट दिया गया, तत्काल टिकट देने के बाद लड़ाया गया चुनाव। उनको किसी कारण आप चुनाव हार गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी का विखंडन करें या पार्टी को विरोधी बनाएं अपने आप से। ये सब गलत हुआ है। विनीत कुशवाहा, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? मैं मऊ जनपद से रहने वाला हूँ। जी। अभी 2024 का जो तैयारी है, किस तरह की तैयारी है पार्टी की? देखिए, तैयारी तो बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार विपक्ष के नेताओं को एक करने का काम कर रहे हैं। अब विपक्ष के नेता एक भी हो रहे हैं और उन्हें जोड़कर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। ये बोर्ड लगा हुआ है पीडीए का, ये कितना इस बार काम करेगा? देखिए, पीडीए ही बीजेपी की सरकार बनाई थी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की अस्तित्व तो नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन पिछड़ा को इन्होंने जोड़ लिया, मुद्दा बना लिया उनको, और बनाकर जोड़कर सरकार बनाने का काम किया। इस बार पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ होगा। जो समाजवादी पार्टी के जो विपक्ष के नेताओं का अलायंस होगा उनके साथ होगा, और यही पीडीए इस बार उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेगा। आप मऊ जिले से हैं। मऊ मतलब घोसी से अभी जो बड़े नेता थे दारा सिंह चौहान, आपकी पार्टी से निकलकर बीजेपी के दामन उन्होंने थाम लिया है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल में कितना दबदबा रहेगा इस बार? क्योंकि तमाम बड़े नेता, शालिनी यादव जो 2019 में लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ी थी बनारस से, तो इस तरह के जो बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने छोड़ दिया है पार्टी का साथ, कितना नुकसान समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जाने वाले को कोई रोक नहीं पाता है। तो जिसको जाना था वो चला गया। समाजवादी पार्टी से न जाने कितने लोग आए चले गए, समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा और न पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमेशा से समाजवादी पार्टी का ये विज़न रहा है। हम गरीब, नौजवान, छात्र, महिलाएं, मजदूर, इनकी हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो इन्हें सम्मान देने का काम करती है, नौजवानों को नौकरी देने का काम करती है, महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम करती है। और जब हम विपक्ष में होते हैं तो इनके हक और हकूक़ की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमारे पर कोई असर नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2022 के अंदर सोचा कि जो ये पिछड़े वर्ग के नेता जो छोटे छोटे दल बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें एक नया आयाम देने का काम किया था, उन्हें अपने साथ जोड़कर एक नई पहचान देने का काम किया था। राजभर जी क्या क्या नहीं बोलते थे योगी जी के बारे में, कि बाजा बजा देंगे, और जब तक उनको मठ में नहीं पहुंचा लेंगे, जब तक वो 2 गुजरातियों को उनको गुजरात नहीं पहुंचा लेंगे। और यही कहते थे ना कि जो बीजेपी में है वो लोडर है। अब तो बीजेपी में है, तो अब वो बताएं कि वो लोडर है कि लीडर है, ये तो उनको खुद तय करना। देखिए, राजभर जी के बातों का भरोसा नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपने परिवार का भला चाहते हैं, अपने परिवार की पार्टी के लिए करना चाहते हैं, और उनसे उनको अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनके आने जाने से समाजवादी पार्टी पर न कभी असर पड़ा है, न कभी असर पड़ेगा। जो विपक्ष का एक गठबंधन तैयार हुआ है और नाम दिया गया है इंडिया, उस गठबंधन
के जरिए क्या दिखाने का प्रयास है? ये नाम क्यों आपको लगता है कि ये नाम सही दिया गया है, या इसे कहीं ना कहीं सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश? नहीं, ये सहानुभूति आप कैसे कह सकते हैं? ये नाम इंडिया भावनात्मक रूप से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है भाई। हमने अपने देश का नाम रखा है, अलायंस है, ये अलायंस है, हमने अपना देश का नाम रखा है। इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जब वो जो फजूल की राष्ट्र की बात करते हैं, जो फर्जी राष्ट्रवाद है, उनसे बस केवल एक नाम से डर गए, वो भी हमारे देश का नाम है। तो इस अलायंस से ये जो अलायंस हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब उनको लग रहा है कि इस बार सत्ता से विपक्ष उनको हटाने का काम, और विपक्ष ही नहीं, इस देश की जनता जिस तरीके से महंगाई से मार झेल रही है, जिस तरीके से परेशान है। आज बताइए, चर्चा होनी चाहिए टमाटर पे, चर्चा होनी चाहिए महंगाई पे, तो चर्चा हो रही है सीमा हैदर पे। ये कहाँ का है? ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ लेकर जा रही है देश को? गरीब 80, आप कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो देश कैसे मजबूत हाथों में हो गया भाई? 80 करोड़ लोगों को, आपने ये कभी शान से कहा कि 80 करोड़ लोगों को मैंने नौकरियां दी हैं, मैंने नौकरियों से जोड़ा है, संपन्नता बढ़ाई है। आप राशन की बात करते हैं, वो भी राशन 5 और 10 रुपये, 60 रुपये का मिलने वाला राशन है। अगर अच्छा राशन जब भी मिला तो समाजवादी सरकार में मिला, घी तक मिला, दूध मिला, चना मिला, तेल मिला, क्या नहीं दिया समाजवादी सरकार ने? तो इसलिए ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, और चर्चा होगी महंगाई पर, और इस बार विपक्ष करेगा महंगाई पर चर्चा, बेरोजगारी पर करेगा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर करेगा, और इस देश की जनता इस बार समझबूझकर और इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेगी। आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा है कि जो मणिपुर में हुआ वो कहीं ना कहीं आरएसएस की वजह से, उनकी रणनीति की वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। कितना सही मानते हैं आप? अरे ये तो पूरे देश का हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने नहीं देखा कुलदीप सिंह सेंगर को कौन बचा रहा था, चिन्मयानंद स्वामी को कौन बचा रहा था? और ये तो छोड़िए, सबसे बुरी बात यह है कि जो लखीमपुर की घटना हुई, लखीमपुर की घटना वीडियो है, आंखों देखा हाल, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार, योगी जी उन्हें बचाने का काम, वो आरोपियों को बचाने का काम करते हैं। वो तो कहिए समाजवादी सरकार, वो कहिए समाजवादी लोगों का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी, तब जाकर न्याय कुछ मिल पाया उन किसानों को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। ये हमेशा अत्याचार उत्पीड़न करने का काम किया है इन्होंने सत्ता में बैठकर। आप बताइए ना कि मणिपुर की घटना दर्दनाक घटना नहीं थी? शर्मसार हो गया देश, शर्मसार हो गया इस घटना को देख के। ये तो कहते थे देश मजबूत हाथों में, क्या आप कहेंगे ना कि देश मजबूर हाथों में? इनके मोदी जी के बस की बात नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ भी किया है इन 10 सालों के अंदर, तो सिर्फ विदेश के दौरे किए हैं और देश का पैसा विदेशों में खर्च करने का काम किया। इसके अलावा कुछ इन्होंने काम नहीं किया। देश की जनता मर रही है, आज महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, महिलाओं को इज्जत आबरू लूटी जा रही है सरेआम। तो सोचिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ये सही है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच गिरी हुई है, कभी वो ऊंची सोच नहीं रख सकते, ना हृदय ऊंचा रख सकते। इसलिए इस बार इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हराने का काम करेगी। जो आम मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनता जुड़ी होती है, लेकिन जो चुनाव का समय होता है, चुनाव के समय उन मुद्दों को भुला दिया जाता है, नए मुद्दे आते हैं और उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो उसकी काट क्या है समाजवादी के पास, विपक्ष के पास? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मीडिया पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मीडिया चाहे तो अगर महंगाई का मुद्दा उठा दे, 10 दिन 15 दिन डिबेट कर लें, महंगाई पर कर लें, बेरोजगारी पे कर लें, अत्याचार पे कर लें, उत्पीड़न पे कर लें, लेकिन है क्या? आज टीवी पे डिबेट चलता है सीमा हैदर पे, आज डिबेट चलता है ज्योति मौर्या पे। कौन से मुद्दे को आप समाज के बीच में लाना चाहते हैं? क्या इससे समाज बनेगा? कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है समाज की संस्कृति और सभ्यता पर। लेकिन ये मुद्दा नहीं है इस देश का। मुद्दा इस देश का है महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, उत्पीड़न। इस पे बात हो रही है कहीं? मुद्दा तो समाजवादी पार्टी का मुद्दा हमेशा विकास का रहा। हमने विकास पर वोट मांगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए ना, मेट्रो जहाँ की थी वहीं रह गई, नदियाँ जहाँ तक साफ हुई, गोमती नदी जहाँ तक रिवर फ्रंट बना वहीं तक रह गया। बताइए जनेश्वर मिश्रा पार्क, कोई एक पार्क इन्होंने बनाया है? कोई एक रोड बनाया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार की देन है, JPNIC समाजवादी सरकार की देन है, जनेश्वर मिश्रा पार्क समाजवादी पार्टी की देन है, मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, स्टेडियम समाजवादी पार्टी की देन है, IT सिटी समाजवादी पार्टी की देन है, कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादी पार्टी की, मेदांता को लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, अमूल को यहाँ स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी का। उसके अगर बगल में जाएंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार का काम। इन्होंने बनाया तो सिर्फ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ही बारिश में ढह गया।
तो इन भ्रष्टाचारियों के, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के अलावा कुछ इन्होंने किया नहीं है। और सिर्फ इनके पास एक मुद्दा है, सीबीआई और ईडी। ये आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप में भी निकाल देंगे सीबीआई। ये भी पूछना चाह रहा था कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन क्या विपक्ष उस मुद्दे को जनता से कनेक्ट करवा पाता है? बिल्कुल कराता है, क्यों नहीं। अभी 22 के विधानसभा के चुनाव में लगभग 3 करोड़ वोट हमें मिला, जनता का अपार समर्थन मिला। कुछ वोट इधर उधर हो जाते तो शायद समाजवादी सरकार आ जाती। तो हमें विश्वास है जनता पर, हमें भरोसा है सम्मानित जनता पर। आज नहीं कल इस समाजवादी सरकार को सत्ता में लाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हटाने का काम करेगी। और इंडिया को बचाने वाले जो इंडिया के नाम से अलायंस बना है वो सत्ता में आएगा, और जो देश की जनता की ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उससे मुक्ति मिलेगी। लोगों को संशय ये है कि अगर विपक्ष बहुमत में आता है तो नेतृत्व कौन करेगा? सबसे बड़ी लोगों के अंदर ये इस बात की जो है उत्सुकता है जानने की। देखिए, भाजपा के पास एक नाम है, और इंडिया जो अलायंस बनी है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पास तो नौजवान है, महिला है, बुजुर्ग है, दलित है, पिछड़ा है, जिस तरह का चेहरा देश चाहेगा उस तरह का चेहरा दे दिया जाएगा। ऐसा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और चेहरे पे बात कर रही है। लोगों को संशय इसलिए होता है क्योंकि अभी तो सत्ता या बहुमत तो नहीं मिला है, अभी तो चुनाव नहीं हुआ है। शुरुआत में तो सभी की सहमति बन जाती है, लेकिन जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसे पाने की होड़ में बिखराव होता है, मत में जो है विभेद होता है। इस बार देखिए, कोई बिखराव होने नहीं जा रहा है। अगर एनडीए में 38 दलों का समायोजन हो सकता है तो इंडिया में तो 28 ही दल हैं, और अच्छे अच्छे लोग हैं, और अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ सबका समायोजन हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं है। अगर महिला प्रधानमंत्री देश चाहेगा तो ममता जी चेहरा हैं, दलित प्रधानमंत्री चाहेगा खड़गे जी चेहरा हैं, पिछड़ा मुख्यमंत्री चाहेगा अखिलेश जी, नीतीश जी, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिसको देश जिस रूप में देखना चाहेगा, हर चेहरा हमारे पास है। देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं है वहां हिंसा होती है, और जहां सत्ता में आ जाती है वहां हिंसा नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि वो सत्ता में आने के लिए हिंसा भड़काते हैं और हिंसा करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले वो सरकार में नहीं थे, उन्होंने हिंसा करवाया, हिंसा भड़काई। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए हिंसा भड़काई। आज मणिपुर से उनके हाथ से सरकार जा रही है तो वहाँ भी हिंसा भड़का रहे हैं। बहुमत की सरकार है, सरकार जा रही है ना, चुनाव में सरकार जाने वाली है, इसी चक्कर में इस तरह की हिंसाएं भड़काई जा रही हैं। देश में बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी गवर्नर ने कहा कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इस तरह की घटना के बाद भी यहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। भारतीय कांग्रेसी राज्यों और गैर भाजपाई राज्यों की जिक्र करके और पल्ला झाड़ने का काम करता है, तो देश की जनता देखती है कि ये देश का कैसा प्रधान सेवक है जो देश की बहन बेटियों की आबरू नहीं बचा सकता। और तब सारे लोग संकल्प ले चुके हैं एक दृढ़ निश्चय के साथ कि 2024 में इंडिया के साथ खड़े होंगे और इंडिया को बचाने वालों के साथ खड़े होंगे। और ये जो 28 दलों का गठबंधन है, ये इंडिया की रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बिल्कुल तैयार है, और इस बार 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। 2024 का चुनाव पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया। इतना ज़्यादा ये लोगों को बांट रहे हैं, संविधान को इतना ज़्यादा खतरे में ला दिए, लोकतंत्र को खतरे में ला दिए कि लोगों की ये सोचने पर लोग मजबूर हुए कि नहीं, अगर धराशाही नहीं किया जाएगा, अगर इनको पूर्ण रूप से इनको जवाब नहीं दिया जाएगा तो देश की जनता को एकदम नस्तो नाबूद कर देंगे और देश को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इनके पास इतने दिनों के बाद सत्ता आई है, इस सत्ता के इतने बड़े लोभी, इतने बड़े भूखे हैं, नरभक्षी टाइप के लोग हैं, इतने बड़े झूठे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोग और अपनी बात और अपना फ़ायदा दिखना चाहिए। जनता खाए बिना मर जाए, एकदम ख़त्म हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, जीडीपी खत्म हो जाए, देश हमारा देश एकदम गरीब हो जाए, गरीबों को गरीब बना दो, भिखारियों को भिखारी बना दो,
पढ़ने मत दो किसी को। अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो हमसे सवाल करेंगे, हमसे प्रश्न पूछेंगे। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, फीस इतनी बढ़ा दी, और इसलिए बढ़ा दी कि गरीब के बच्चे पढ़ ना सकें और कमज़ोर के लोग कमज़ोर रह जाएं। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि अपने पेट पालने में परेशान हो जाए, ये कुछ कर नहीं पाए, नहीं तो हमसे प्रश्न पूछेंगे। तो ये देश की मजबूरी हो गई और देश जवाब देने के लिए 2024 में तैयार है। और देश यही चाह रहा था कि जब तक सभी लोग एक नहीं होंगे तब तक ऐसे नरभक्षियों को, ऐसे देशद्रोही कहा जा सकता है इन लोगों को, इन लोगों से निजात देश को नहीं। ये मकर जाल के रूप में देश में पूरा कब्जा कर लिए हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करके देश को खोखला बना रही थी, इस तरह से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जो गठबंधन है इंडिया नाम से, उसको ही ईस्ट इंडियन कंपनी से जोड़ दिया था उन्होंने। गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? उनकी पार्टी 38 पार्टी से गठबंधन है, उसका जवाब वो नहीं दे सकते, उसके लिए उनका मुंह नहीं खुलता है। एक पार्टी का अगर एक सदस्य जिला पंचायत हो जाता है तो पार्टी का अगर उसका नाम है तो कहते हैं आ जाओ मेरे साथ, उनके मेरे अपनी गोद में लेकर बैठा लेते हैं। 38 पार्टी को अपने गोद में बैठाएं, उसका जवाब है उनके पास। उसके बाद जो इनके साथ आएगा, इनके पास वास्तव में वॉशिंग मशीन है। अगर महाभ्रष्टाचारी, महान चोर, महाचंडाल, जितना भी कह दें, जितना भी घटिया करने को उतना आदमी कर्म करके जाए तो उनके वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है और उनके लिए अच्छा हो जाता है। अगर इनके खिलाफ जो खड़ा होता है वो इनके लिए बुरा है। इनसे जो प्रश्न करेगा ये आतंकवादी हो जाएगा। अब सोचिए कितने अच्छा नाम इंडिया नाम रखा गया। इंडिया नाम रखा गया, इंडिया का मतलब भारत हिंदुस्तान है। अब इंडिया को ये आतंकवादी कर रहे हैं, इंडिया को क्या कह रहे हैं? खालिस्तानी पाकिस्तानी कर रहे हैं। सोच लीजिए, इनके साथ अगर आप नहीं हैं तो आप आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, जो भी कह सकते हैं इनको कह देंगे। क्या नाम है आपका? मैं नीरज यादव, एडवोकेट, निवर्तमान प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी वाराणसी से हूँ। हमारी विधानसभा अजगरा है। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। आप वाराणसी से हैं, बनारस में देख रहे हैं क्या स्थिति है वहाँ की। जो आपकी पार्टी की एक सदस्य थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा था 2019 में, शालिनी यादव, अब बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, क्या लगता है कि भाजपा को फायदा होगा इससे? कोई फायदा नहीं। उनका क्या था? उनके पास था क्या? उनके पास समाजवादी पार्टी ने जो दिया सो दिया। उनका अपना क्या था वो अपना बताएं। कांग्रेस में थी, उनके ससुर कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद, कांग्रेस का दामन के बाद चली गई समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के बाद चली गई भाजपा में। बचा कौन है? वहीं एक हमारे चाचा बच गए हैं छड़ी वाले, और उसके बाद बची बसपा बची है। बस 2 पार्टियां बची हैं उनके पूरे खानदान में, वहीं चल जाए। और वो अपना ग्राफ बताए ना, वो हमारी समाजवादी पार्टी को क्या मजबूती दी है, वो बताए ना, उनके साथ कितने लोगों को जोड़ी है। वो बताए ना कि अपने कांग्रेस से जब वापस सपा में आई थी, सपा में, तो सपा में कांग्रेस वालों को कितना लेके आई थी वो बताए। उनके पास था क्या कि उनके जाने से भारतीय समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होने वाला है? वहाँ समाजवादी पार्टी के नाम से उनको जो भी मिला था मिला है। भारतीय जनता पार्टी एकदम टोटल कूटनीति की राजनीति कर रही है। टोटल इतना निम्न स्तर पर गिर चुकी है, डरा के, धमका के, सीबीआई, ईडी, पुलिस, जो भी कह सकते हैं, जितने विभाग हैं, जितने भी थोड़े से प्रचलित नेता हैं, अगर उनके विरोध में हैं तो उनके घर बुलडोजर भेजना, पुलिस भेजना, सीबीआई भेजना, ईडी भेजना, तमाम तरह की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना, इतना डरा धमका देना को मजबूर होकर जाके सीधा कर देता कि ठीक है हम आपके साथ, तो सरेंडर हो जाता है। तो इन लोगों का काम, इनके पास सत्ता अगर आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह की चीज़ें अगर वो करते हैं तो कहीं अगर आप सही हैं, वाकई में अगर सही हैं, साफ सुथरे हैं, तो डर किस बात का? नहीं, डर किस बात का नहीं। हम अपनी बात बता रहे हैं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं, मैं किसी तरह से अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। हमारे घर पुलिस जाती है, हम अगर कुछ बोल देते हैं हमको जाके 10 पुलिस और दरोगा बैठ के हमारे घर घेर लेते हैं हमको कि आपको घर से नहीं निकलना, घर से निकलेंगे तो FIR हो जाएगा, आपको जेल भेज देंगे। तो हम कहाँ गलत हैं बताइए ना? हमको क्या है? हमारे घर क्यों जाती है पुलिस? हमको उठा के जेल भेज देती है। हम पेशे से अधिवक्ता हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर कम से कम 20 मुकदमा है। हमारे ऊपर जो अनलिमिटेड मुकदमा होते जा रहे हैं। बताएं क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का मजबूती से कार्यकर्ता हूं, मजबूती से पक्ष रखता हूं और आम जनमानस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आपको क्या उनकी बातें बता रहा हूं। तो इन लोगों को लगता है कि मेरे लोगों को ये जो है हमसे दूर कर रहे हैं, तो इस वजह से सबको परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक जो अभी की जो स्थिति है बीजेपी के द्वारा, पसबंदा जो मुस्लिम हैं उनको अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए वो यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। क्या लगता है उस कम्युनिटी में उनका जो एक हिसाब से पैठ बनाने की कोशिश है, कितना फ़ायदेमंद हो पाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय होगा सपा के लिए, समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी मजबूर होके अभी तक जितना पूरे विश्व लेवल पर इनकी बुराई हुई,
अभी अमेरिका में गए थे प्रधानमंत्री, अमेरिका में डायरेक्ट एक पत्रकार ने, आपकी तरफ भाई ने पूछा कि बताइए हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जवाब देते नहीं बना, मुंह चुरा के चले गए। तो उनकी ये मजबूरी हो रही कि मुसलमानों के प्रति जो हमारे पूरे विश्व लेवल पर हमारी बुराई हो रही है और हमारा खिनखिनाहट हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आप मुसलमानों के साथ वहाँ जास्ती कर रहे हैं, मजबूरी में वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ अपने साथ खींचने की कोशिश करें और उनको जो है और मुसलमानों को जो अपने पाले में खींचेंगे तो कुछ मैसेज हमारी अच्छाई के लिए जाएगा कि नहीं समाजवादी पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी भारत में मुसलमानों के प्रति कट्टरपंथी का काम नहीं कर रही, जबकि मुसलमानों के प्रति इतना इनके मन में जहर है कि अगर इनका बस चले तो आज ये चिल्लवा रहे हैं। अब इनके पास और साधन नहीं मिला तो ये अब साधु और बाबाओं से चिल्लवा रहे हैं कि देश को जो हिंदू राष्ट्र बताओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये सिर्फ उनकी मजबूरी है कि हमारा विश्व में ये हमारी डंका बजे नहीं, हम जो है एक समरसता और एक साथ लेकर सभी धर्म और सभी वर्गों को चलते हैं। तो इनकी मजबूरी है उनको खींचने की, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। मुसलमान भी जानता है कि आप 9 साल सरकार चला रहे हैं, 9 साल में हमारा क्या हमको दिए, क्या हमसे लिए, क्या हमारा किए, कौन मुसलमान को क्या कितने पढ़ाई में, शिक्षा में आगे बढ़ाए, कि रोजगार दिए, कि नौकरी दिए, वो बताएंगे ना। जवाब उनको सरकार जो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान की जनता 24 में जवाब देगी कौन मुसलमान उनके साथ है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिनका कहना था, जिन लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं जो पीडीए है और इसके अलावा इंडिया जो गठबंधन बना है एनडीए के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा शिकस्त देने की कोशिश करेगा।